हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज का आपका फाइनल मैराथन है और ये आप लोगों को सॉल्व करना है खुद से। यहाँ पे मैं आप लोगों को कोई भी हिंट नहीं देने वाली हूँ, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका टाइम लिमिट होगा, जैसे आप एग्जाम्स में बैठ के एग्जाम देते हो। सपोज करिए आज आपका एग्जाम ही है और आपको विद इन ए टाइम लिमिट आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एस्टेट बीजीटी कॉमर्स वाले रेडी हो जाओ। और आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज नॉट सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन? मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे 30 सेकेंड्स। चलिए आपका टाइम यहीं पे खत्म होता है और राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर बी, लैंड। देखो बेटा, जमीन पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। डेप्रिसिएशन अगर मैं सीधी भाषा में बात करूँ, डेप्रिसिएशन का मतलब है किसी की वैल्यू कम होती जाना। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा उस चीज की वैल्यू कम होती जाती है। पर आपको लगता है जमीन की वैल्यू कम होती है? नहीं मैम, जमीन की वैल्यू जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जमीन की वैल्यू जो है वो बहुत बढ़ती जाएगी। आप अपने टाइम, पुराने टाइम पे जाकर देखो, जमीन इतनी सस्ती मिला करती थी और आज के टाइम पे 1 करोड़ से कम आपको मिलेगा ही नहीं। आगे चलोगे तो पता नहीं कितने करोड़ों में मांगा जाए। तो जमीन एक ऐसी एसेट्स है बेटा जो समय के साथ इसकी वैल्यू बढ़ जा रही है। जैसे सोना बढ़ता है वैसे जमीन बढ़ती है ना। तभी तो लोग आजकल प्लॉट ये सब लेके डाल देते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू कितने सालों बाद क्या हो जाएगा वो आप जानते हो। बट अगर मैं बात करूँ मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, बेटा ये जितने पुराने होते चले जाएंगे उतनी इनकी वैल्यू जो है वो कम होती चली जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्वेंसी रेशियो? करंट रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या फिर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। एंड योर 30 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। इनमें से कौन सा सॉल्वेंसी रेशियो है? चलिए टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डेट टू इक्विटी रेशियो। देखो बेटा, सॉल्वेंसी रेशियो ये बताता है कि आपके अंदर, कंपनी के अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो अपने लॉन्ग टर्म कर्जों को चुका सके। तो ये डेट और इक्विटी रेशियो से पता चलता है कि भाई कंपनी के ने कितना कर्जा ले रखा है और कितना उसके पास इक्विटी रेशियो है। ठीक है। बाकी अगर रेशियो की बात करते हो तो विद इन वन लाइन, वैसे मैं बताने वाली नहीं हूँ क्योंकि ये आपका फाइनल मैराथन है, बट स्टिल मैं आप लोग को एक लाइन में एक्सप्लेन कर रही हूँ। करंट रेशियो का सिंपल सा मतलब होता है एक साल के अंदर अंदर कितनी करंट एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये बताता है कि आपका कितना माल बिका है। और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको बताता है कि आपका प्रॉफिट कितना है। चलिए ये नेक्स्ट है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इस पे आपको पूरे 1 मिनट मिलेंगे। नेट सेल्स दी हुई है बेटा 4 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 25% ऑन कॉस्ट, और आपको बताना है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे आपको पूरे 1 मिनट मिलेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल है बट छोटा न्यूमेरिकल है। तो 1 मिनट आई थिंक इज एनफ। तो आप लोग ये सॉल्व करो फटाफट। चलिए आपके 1 मिनट यहाँ पे पूरे हो गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो बेटा 80,000 होगा। जिन्होंने भी निकाल दिया उसका ठीक है। और कैसे निकलेगा, देखो मैं जिस तरीके से सॉल्व करके आपको बता रही हूँ, आपका तरीका अलग भी हो सकता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे नेट सेल्स लेते हैं बेटा, तो 4 लाख है तो मैं 4L लिख रही हूँ, आप समझ जाना 4 लाख है।
मल्टीप्लाई करते हैं बेटा जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, 25 दिया है ना, बस। और नीचे लगेगा 100 प्लस रेट। 100 प्लस रेट, रेट कितना दिया हुआ है? 25%। आप सॉल्व कर दो, 80,000 आ जाएगा। इसका एक और तरीका है जो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे सॉल्व करने का। यहाँ पर बोला है 25% ऑन कॉस्ट, यानी 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट को हम लोग बेटा 100 मान लेते हैं, तो 25% का अगर 100 का 25% करते हैं तो 125 आ जाता है, आ जाएगा। यानी 100 पे ही तो 25% लगा हुआ है ना, तो 125 आ गया बेटा आपका। 125 आपकी कॉस्ट आ गई। तो बस आपको यही करना है, फॉर्मूला लगाना है। पहले आपका रेट कितना दिया हुआ है? 25%। नीचे जो आपने कॉस्ट निकाली है बेटा 125, और मल्टीप्लाई बाई सेल्स। इस तरीके से भी निकाल लो तो आपका सेम 80,000 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो सेल से, 4 लाख, ठीक है, 4 लाख, ठीक है, करोगे तो 80,000 आ जाएगा। या फिर आप सीधे 4 लाख 4 लाख के साथ तो मल्टीप्लाई होगा ही, 25 डिवाइडेड बाई 125 ऐसे कर सकते हो, या फिर 100 प्लस रेट करके भी कर सकते हो। तो 80,000 दोनों तरीके से जो भी आपने किया हो। और अगर और भी आपको कोई तरीके आते हैं तो वो भी ठीक है। आंसर आना चाहिए, कोई भी मेथड यूज करो। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन पर। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, द डिस्ट्रिक्ट कमीशन हैज द ज्यूरिडिक्शन टू एंटरटेन कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज डज नॉट एक्सीड। योर ऑप्शंस आर 20 lakhs, 50 lakhs, 1 करोड़, 10 करोड़। और आपके 30 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अब। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पूरा लर्न करके जाइएगा। चलिए, टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 50 लाख। देखो बेटा, अगर आपकी कंप्लेंट 50 लाख तक की है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 50 लाख तक के हैं, सिर्फ 50 लाख तक के हैं, 1 रुपए ज्यादा भी नहीं, तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाओगे कंप्लेन करने। लेकिन वही अगर आपकी सामान की वैल्यू 50 लाख से लेकर 2 करोड़ तक की है तो आप जाओगे स्टेट के पास। ठीक है, 50 से 2 करोड़ तक है तो स्टेट के पास जाइए, और 2 करोड़ से ज्यादा है तो नेशनल कमीशन के पास आपको जाना होगा। याद रख लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इनमें से कौन सा नॉमिनल अकाउंट है? चलिए, आपका टाइम यहाँ पे होता है खत्म एंड आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेंट अकाउंट। देखो, नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें खर्चे, इनकम, एक्सपेंसेस, गेन, ये सारी चीजें लिखी जाती हैं। जैसे 3 अकाउंट होते हैं ना आपके, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल में आपका अकाउंट जैसे राम श्याम कंपनी, उसका अकाउंट होता है, एक पर्टिकुलर पर्सन का अकाउंट होता है। रियल में आपकी संपत्ति होती है कंपनी की, जिसे बोलते हैं एसेट्स। और नॉमिनल के अंदर आपका खर्चा, आपकी इनकम, ये सारी चीजें आती हैं। सो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, रेंट, क्योंकि रेंट एक खर्चा है ना, तो खर्चा नॉमिनल में आएगा। और गेन होगा, फायदा होगा, तो वो भी नॉमिनल में आएगा। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट एट विच इक्विटी शेयर्स कैन बी री इश्यूड आफ्टर forfeiture is equal to। your options are 10% of nominal value, amount forfeited on shares, 20% of called up value, और there is no limit। 30 सेकेंड्स आपके स्टार्ट होते हैं आप। जब आप दोबारा से अपने शेयर्स री इश्यू करते हो तो कितना डिस्काउंट आप दे सकते हो? मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं, मतलब इतना दे सकते हो।
चलिए, आपके 30 सेकेंड्स ओवर होते हैं यहाँ पे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमाउंट फोरफीटेड ऑन सच शेयर्स। नहीं समझ आया होगा ना, चलो समझा देती हूँ। वैसे मुझे समझाना नहीं था बिकॉज इट्स योर फाइनल मैराथन, आपको खुद से करना है, बट फिर भी मैं समझाती हूँ। देखो यहाँ पर क्या होता है, सपोज करिए मैंने 10 रुपए का पेन दिया था, पेन की जगह शेयर समझ लेना, ठीक है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा घरेलू एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ ताकि आपको याद रहे। 10 का मतलब शेयर समझ लो, 10 रुपए का शेयर है। पर मैं यहाँ पे पेन बता रही हूँ, मैंने अपनी फ्रेंड को 10 रुपए का पेन दिया था, 10 रुपए का। तो उस पेन तो उसने ले लिया भाई, पर उसने मुझे सिर्फ 4 रुपए ही दिए, खाली पहली किश्त। पहली किश्त उसने मुझे 4 रुपए दी। तो मैंने कहा भाई 4 रुपए तो दे दिए, अब 6 रुपए कौन देगा। वो बोली जा मैं नहीं देती 6 रुपए। उसने बोला जा मैं नहीं देती 6 रुपए। तो मैंने कहा लाओ मेरे पेन भी वापस करो। तो मैं अपना पेन भी वापस ले लूंगी बेटा, और जो जो 4 रुपए उसने दे रखे थे वो भी मैं जब्त कर लूंगी, वो भी नहीं देने की मैं, वो भी नहीं दूंगी। तो यानी मेरे पास 4 रुपए फालतू हो गए। पेन भी वापस ले लूंगी और वो 4 रुपए भी नहीं देने वाली उसको वापस, मैं वो भी रख लूंगी मैं। तो अब जब दोबारा मैं ये पेन को किसी और को बेचूंगी ना बेटा, तो मैं मिनिमम बेटा 4 तक का ही डिस्काउंट दे सकती हूँ। यानी मैं उसको 6 रुपए में दे दूंगी। किसी और को अगर मैंने बेचा वो पेन दोबारा से, तो मैं 6 रुपए में बेच दूंगी ना। तो 4 रुपए मेरे पास ऑलरेडी पहले के रखे हुए हैं फ्री के, तो उनको जोड़ के मेरा 10 बराबर हो जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ 4 रुपए तक ही यहाँ पे डिस्काउंट दे सकती हूँ दूसरे वाले को। 6 रुपए में दे दूंगी 10 का पेन, तो वो वहां से 6 आ जाएंगे, 4 रुपए मेरे पास पहले ही रखे हुए हैं जो मैंने अभी उसको वापस नहीं करे, ठीक है। तो 4 रुपए मेरे पास पहले ही रखे हुए हैं, 6 मैं उसके ले लूंगी, हो गए 10 रुपए। इसलिए सिर्फ उतना ही अमाउंट जितना आपने फोरफीट किया था उतना ही अमाउंट पे आप डिस्काउंट दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकती मैंने, तो मैं लॉस में जाऊंगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कैश फ्लो स्टेटमेंट रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बैंक लोन इज क्लासिफाइड अंडर एस ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। और 30 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अब। बताइए लॉन्ग टर्म बैंक लोन किसके अंदर आता है। बहुत इजी है भाई, लोन लेना किसके अंदर आता है। लोन लेना बेटा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आता है, चाहे आप लोन ले रहे हो, चाहे लोन का ब्याज दे रहे हो, या लोन चुका रहे हो, सब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आता है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल टेक्निक focus on the principle that an attempt to control everything result in control nothing। your options are budgetary control, management by exception, critical path method, या फिर total quality management। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए, आपका टाइम यहाँ पे होता है ओवर, और राइट आंसर है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। देखो इसका मतलब ये होता है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि कहीं सब कुछ पाने की कोशिश में ना सब कुछ छिन जाता है। आपने देखा होगा ना, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, कुछ नहीं मिलता फिर एट द एंड खाली हाथ। तो वही चीज है, सब कुछ कंट्रोल करने के चक्कर में कुछ भी कंट्रोल नहीं हो पाता है। वो होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। यानी इसमें सिर्फ ये बोला गया है बेटा कि एक मैनेजर है, जो भी कंट्रोल करता है, उसको तभी दखल अंदाजी देनी चाहिए जब कोई चीज गड़बड़ चल रही हो। जैसे कोई चीज काम पे नहीं पूरा हो रहा, लॉस हो रहा है, तभी आप इंटरफेयर करो, नहीं तो आप इंटरफेयर मत करो बेफालतू का, नहीं तो नुकसान हो सकता है। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सोर्स ऑफ फाइनेंस प्रोवाइड्स अ टैक्स शील्ड that is called tax benefit on interest payment to the company। your options are equity share capital, preference share capital, debt, debentures या retain earning। और आपके 30 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अब।
चलिए आपका टाइम होता है यहाँ पे ओवर, और राइट आंसर है डेट या फिर डिबेंचर्स, ऑप्शन नंबर सी। देखो, टैक्स शील्ड का मतलब होता है जो आपको टैक्स से बचाए। अब मैम टैक्स से कैसे बचोगे? देखो, टैक्स से इसलिए बचा जाता है बेटा, देखो जब आप कोई भी बाहर से डेट लेते हो, कर्जा लेते हो, या डिबेंचर्स इशू करके जब पैसा लेते हो, आप लोन लेते हो, तो सरकार ये बोलती है कि जो आप ब्याज देते हो ना हर महीने, भाई आप किसी से कर्जा लोगे, बैंक से लोन लिया आपने 10% पे, तो सपोज करिए हर महीने आपको 10,000 देना पड़ रहा है इंटरेस्ट। तो सरकार, गवर्नमेंट ये बोलती है कि बेटा आप टैक्स हटा दो पहले, तो जो अमाउंट है उसमें से टैक्स हटा के दो, तब हम आप पे टैक्स लगाएंगे। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो सपोज करो 1 लाख रुपए था, ठीक है, 1 लाख पे टैक्स लगता है, 1 लाख पे कितना लग रहा है, टैक्स लग रहा है 1 लाख पे, लेकिन आप 10,000 ब्याज देते हो, तो सरकार बोलेगी 10,000 घटा दो, ब्याज के कम कर दो, तो ब्याज के कम कर देंगे तो बेटा 90,000 बचते हैं, तो अब टैक्स लगाएगी सरकार 90,000 पे। तो 90,000 पे टैक्स लगेगी तो यानी कम लगेगा। अगर 1 लाख पे टैक्स लगता तो ज्यादा लगता, तो इसलिए ये आपको टैक्स से बचाव देती है डेट और डिबेंचर्स। शील्ड का मतलब होता है ना जो बचाव, बचाते हैं आपको, जैसे आप लोग तलवारबाजी करते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे फेंसिंग वगैरह होती है तो उसमें शील्ड होती है ना उनके हाथों में, तो वही चीज है कि आपको टैक्स से बचाती है। तो ये बोलती है कि बेटा आप इंटरेस्ट हटा दो, आप ब्याज वाला पैसा हटा के जो आपके पास पैसा बचता है उस पे टैक्स दीजिए, तो अच्छा फायदा है ना, तो कम पे आपको ब्याज देना पड़ेगा। अगर डिबेंचर्स नहीं लोगे, कर्जा नहीं लोगे, तो आपको पूरा 1 लाख पे ब्याज देना पड़ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एमएसएमई डेफिनेशन, एन एंटरप्राइज इज क्लासिफाइड एज अ माइक्रो एंटरप्राइजेस इफ इट्स इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए टाइम यहाँ पे आपका होता है ओवर, एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1 करोड़। याद रखना बेटा, कोई भी एंटरप्राइज अगर प्लांट और मशीनरी के अंदर इन्वेस्ट करती है तो 1 करोड़ का इन्वेस्ट करती है तो माइक्रो के अंदर आता है बेटा, ठीक है। 10 करोड़ का इन्वेस्ट करती है तो मीडियम के अंदर आता है, और वही अगर ये सॉरी स्मॉल के अंदर आता है। अगर 1 करोड़ करती है तो माइक्रो, 10 करोड़ करती है तो स्मॉल, और 50 करोड़ करती है तो आपकी मीडियम। अब ये तो हो गई प्लांट मशीनरी की लिमिट। इसकी टर्नओवर की भी लिमिट होती है जो आप नोट कर लो। अगर माइक्रो है तो टर्नओवर 5 करोड़, ठीक है, स्मॉल 50 करोड़, और मीडियम 250 करोड़। ये याद रख लीजिएगा, वैसे मैंने ये करा रखा है इसीलिए यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया अलग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, या फिर रिलेटिवली इन इलास्टिक। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए आपका टाइम ओवर हो गया। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी का मतलब ही होता है बराबर, अगर आपने पढ़ लिया होता है यहाँ पे इक्वल बोला गया है, इक्वल का मतलब बराबर। देखो यहाँ पर ये बोला गया है, सपोज करिए 10% चॉकलेट के प्राइस बढ़ गए हैं, 10% चॉकलेट के प्राइस बढ़ गए हैं, तो 10% ही उसकी डिमांड कम हो गई है। 10% ही डिमांड क्या हो गई है मैम, कम हो गई, यानी सेम परसेंटेज से कम हो, उसे बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। अगर 10% से गिरा है, अगर प्राइस कम हो गए हैं तो डिमांड भी 10% से ही बढ़ेगी, तो उसे बोला जाता है यूनिटरी इलास्टिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। और आपको 30 सेकेंड्स मिलते हैं इसको अरेंज करने के लिए। करेक्ट सीक्वेंस बताना है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉलेशन करने का।
चलिए टाइम इज अप। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मैं वन बाय वन बताती हूँ। सबसे पहले आप प्लानिंग करोगे बेटा, सबसे पहला नंबर है प्लानिंग का। प्लानिंग करने के बाद आप सॉफ्टवेयर चूज करोगे कि टेली लेना है कि कोई और सा लेना है, कौन सा लेना है। सॉफ्टवेयर चूज करने के बाद आप हार्डवेयर देखोगे कि भाई टेली इस वाले लैपटॉप में चलेगा या नहीं चलेगा, इस वाले हार्डवेयर में चलेगा या नहीं चलेगा, वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपको क्लासिफाई करना है अकाउंट्स को, और फिर आपको रिपोर्ट्स जनरेट करनी है। 25134, सॉरी। ऑप्शन नंबर ए बेटा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ और सेकंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर वन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। A computerized accounting system process the financial transaction and event as per accounting standard, international financial reporting standard, generally accepted accounting principle या फिर operating system of the computer. And your time starts now. चलिए आपका टाइम यहाँ पे होता है ओवर। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, GAAP। आपको बताया था मैंने, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करता है ये, ठीक है। चलिए फिर से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वही सॉल्व करो। और इसके लिए मैं आपको 2 मिनट देने वाली हूँ, ठीक है। तो कोई टेंशन मत लेना कि विद इन 30 सेकेंड्स नहीं सॉल्व करने हैं, 2 मिनट्स में कम से कम इसको सॉल्व करो। चलिए, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इन्वेंट्री दी हुई है आपकी, बिगनिंग की, एंड की, ग्रॉस रेवेन्यू ऑपरेशन दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न दिया है, परचेज दिया है, आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। इसमें ऑप्शन नहीं है तो आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा, फिर मैं आंसर सॉल्व करके बता दूंगी, तो मैच कर लेना, ठीक है। चलिए 2 मिनट आपके हो गए हैं, नहीं सॉल्व कर पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सबसे पहले आप बात करते हैं टर्नओवर रेशियो। बेटा ITR का फॉर्मूला बताओ पहले क्या होता है, नहीं होगा तो फिर कैसे सॉल्व करोगे। देखो मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगी तो याद रखना, ठीक है ना। ITR मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नोट कर लो। मैं बोल रही हूँ लिख लो, मेरा लिखने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट फ्रॉम रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो एवरेज इन्वेंट्री कैसे सॉल्व करते हैं पहले वो देखो। एवरेज इन्वेंट्री के लिए बेटा हम लोगों को शुरुआत की इन्वेंट्री चाहिए होती है, जो है आपकी 76250।
शुरुआत की एंट्री चाहिए होती है हमें एवरेज निकालने के लिए, और हमें एंड की चाहिए होती है। एंड की है हमारी 98500, ठीक है, दिया हुआ है। प्लस कर देते हैं ना, ये दोनों डिजिट प्लस कर दो, 98500। इन दोनों को प्लस करने के बाद जब हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, तो हम एवरेज निकाल लेते हैं। इसी तरीके से एवरेज निकाला जाता है, ठीक है। तो अगर आप इसका कैलकुलेशन करोगे, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं इसका। 87375 आ जाएगा, आप लोग भी चेक कर लेना, ठीक है ना। 87375 आएगा। अभी हमारी एवरेज इन्वेंटरी तो मैम निकल गई 87375, लेकिन रेवेन्यू कैसे निकलता है? देखो, रेवेन्यू निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना। ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 5,20,000, दिया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल मैम दिया हुआ है, ठीक है। इस अब ये वाला मत लिख देना यहाँ पर, ग्रॉस रेवेन्यू नहीं चाहिए हमको, यहाँ पर कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए। मुझे पता था आप लोग यही लिख दोगे 5,20,000, ठीक है। कॉस्ट रेवेन्यू के लिए निकालने के लिए हमें ओपनिंग चाहिए होती है बेटा, प्लस हमें परचेस चाहिए होता है, और माइनस करना होता है हमें इन्वेंट्री क्लोजिंग वाली यानी एंड वाली। तो अगर उस हिसाब से देखिए तो सेल्स रिटर्न और ग्रॉस रेवेन्यू का यहाँ कोई काम है नहीं, यहाँ पे कोई काम नहीं है इसका, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री आपने निकाल ली, चलो हटा देते 87375, याद रखना है ना। रेवेन्यू निकालने के लिए बेटा इन्वेंट्री चाहिए हमें शुरुआत की, ये तो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे दिया 76250, क्योंकि हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकालना है, ना कि ग्रॉस रेवेन्यू, ठीक है। प्लस हमें करना है परचेज, परचेज हमेशा ऐड करना 3,22,250, ठीक है। और इससे में से माइनस क्या करना है आपको मैम? माइनस करना है हमें एंड वाली। एंड क्या है आपका? 98500, बस यही कैलकुलेशन थी। 98, अरे यार ये पेन ऐसे ही चल रहा है, 98500, ठीक है। बस इस ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। और नीचे एवरेज इन्वेंट्री मैंने कितनी निकलवाई थी आपको? 87375, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व कर दोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका कुछ 3.43 आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। से कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन में ग्रॉस का और सेल्स का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। फॉर्मूला याद रखना बस कैसे निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम। मैच करिए, ऑप्शन नीचे है पर आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं है, आप टिक लगाओ कौन सा सही है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच करिए, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नीचे लिखे हुए हैं, आप सिर्फ मैच करो। 30 सेकेंड आपके स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए आपका टाइम यहाँ पे होता है ओवर। अब इसको जो है मिला लेते हैं। थ्योरी जेड जो दी है वो आपकी ए का फोर्थ है, विलियम। इक्विटी थ्योरी आपकी एडम ने दी है, बी का सेकंड। टू फैक्टर हर्सबर्ग ने दी है, एक्सपेक्टेंसी व्रूम ने दी है। बस हो गया, अगर आपने सही मैच किया होगा तो यही राइट आंसर है। ए का फोर्थ है, बी का सेकंड है, सी का फर्स्ट है और डी का थर्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। What is the chance of drawing a king in a draw from a pack of 52 cards? 52, 1 by 12, 1 by 13, 1 by 14। और आपके 30 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अब। चलिए 10 मोर सेकेंड्स आपको दे देती हूँ अगर टाइम लग रहा है तो।
चलिए, टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, कैसे सॉल्व किया है पहले वो कर लेते हैं। अच्छा, हर कार्ड्स 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, है ना। उसमें बोला गया कि किंग निकलने के लिए कितने चांसेस हैं, यानी राजा। तो आप सिंपल से बता दो राजा कितने होते हैं। भाई आपका स्पेड होता है, हार्ट होता है, क्लब होता है और डायमंड होता है। अगर हिंदी में बात करूँ तो आपका हुक्म का होता है, पान का होता है, और किसका होता है, पान का, चिड़िए का होता है, चिड़िया चिड़ी, है ना। और आपका ईंट का होता है। चार ही तो पत्ते होते हैं, तो चार पत्ते तो चार ही तो राजा होंगे बेटा, चार राजा ही होंगे। तो अगर आप उसको काटो तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1/13 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द डेविएशन टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन ऑफ अ सीरीज इज जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, नन ऑफ द अबव। और यहाँ पे आपको सिर्फ मिलेंगे 30 सेकेंड्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सॉरी। चलिए, आपका टाइम होता है यहाँ पे ओवर एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जीरो। देखो, जब भी सम लिया जाता है अर्थमेटिक मीन का वो जीरो होता है। अब जीरो कैसे होता है ये बता देती हूँ। सपोज करिए कोई सीरीज है 10 20 और 30, तो मीन कैसे निकालोगे आप इसका, बताओ। पहले तो सिंपल किस तरीके से निकालते हैं मीन, मैम तीनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 3 ऐसे तो करते हैं। कैसे करोगे, 10 + 20 20, 30 30 30, 3 और 3 6 60। ठीक है, ऐसे तो करते हैं। और कैसे करते हैं, डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 नंबर है इसे 3, 4 नंबर हो तो 4, 20 आ जाएगा। तो ये तो हो गया मीन। अब इसका डेविएशन क्या होता है, डेविएशन का मतलब होता है पहले को इससे माइनस करो, तो 10 में से 20 माइनस करोगे तो माइनस का 10 आ जाएगा, 20 में से 20 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, और 30 में से 20 माइनस करोगे तो प्लस का 10 आ जाएगा। आ गया प्लस का 10। अब बेटा प्लस और माइनस, माइनस का 10 प्लस का 10 कैंसिल हो गए, बचा कितना, 0। इसीलिए यहाँ पर बोला है कि 0 आता है आंसर। ठीक है, मैंने आपको करके भी दिखा दिया न्यूमेरिकली। चलिए, ये न्यूमेरिकल है, यहाँ पे 2 मिनट में आपको देने वाली हूँ। अ कंपनी हैड अ करंट एसेट्स 3 लाख, करंट लाइबिलिटीज 1,40,000। Afterwards, it purchased goods from worth 20,000 in credit. Calculate the current ratio after the purchase of goods. गुड्स खरीदने के बाद का करंट रेशियो आपको बताना है और इसको 2 मिनट के अंदर अंदर आपको सॉल्व करना है, ज्यादा लेंदी नहीं है। करंट रेशियो का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए।
टाइम इज ओवर। करंट रेशियो का फॉर्मूला याद होना चाहिए, वेरी बेसिक फॉर्मूला है भाई। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स भी दिए, करंट लायबिलिटीज भी दी हुई है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि परचेज जो किया है आपने उधार पे 20,000 का, उसको जोड़ के करना है आपको, उसको लेके चलना है। तो पहले करंट एसेट्स हमारी बेटा 3 लाख थी, ठीक है, मैं 3 लाख को 3L लिख रही हूँ, ठीक है। 20,000 के हमने सामान खरीदा, 20,000 का सपोज करिए उन्होंने कुछ भी खरीदा था 20,000 का, तो वो ऐड हो जाएगा ना 3 लाख में। भाई ऐड ही तो होगा ना, परचेज के बाद का बताना है। तो 20,000 ऐड हो गया, बिल्कुल हो गया। तो अब 3,20,000 हो गए करंट एसेट्स हमारे पास। अब लाइबिलिटीज कितनी रहेगी बेटा, लाइबिलिटीज है 1,40,000। तो एक बात बताओ, उधारी पे लिए है, ये आपने पढ़ा, यहाँ पर कैश होता ना तो करंट लाइबिलिटीज में नहीं जुड़ता। तो करंट लाइबिलिटीज हम लोग कितने लिख देते बेटा, 1,40,000 खाली बस। लेकिन यहाँ पर बोला है कि उधार में लिया है, उधार में लिया है तो बेटा 20,000 का कर्जा नहीं चढ़ गया आपके पास, तो करंट लाइबिलिटीज के अंदर भी 20,000 जुड़ जाएंगे। और एसेट्स के अंदर इसलिए जुड़े क्योंकि 20,000 का सामान आपके पास आया है, तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई। तो 3,20,000 ऊपर की वैल्यू हो गई, और नीचे की 1,40,000 में 20 जोड़ दो तो कितने हो गए, 1,60,000। बेटा इनको कर दो आप सॉल्व, तो आपका आई थिंक 2:1 आ जाएगा, ठीक है। 2:1 आंसर यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज द करेंट रेशियो 2:1, ठीक है। उधार पे लिया था इसीलिए करेंट लाइबिलिटीज में हमने भी ऐड किया है, और एसेट्स तो सामान खरीदा है तो एसेट्स तो जुड़ ही जाएंगे हमारे पास, तो वो तो 3,20,000 हो ही जाते। लेकिन अगर यहाँ पे उधार ही नहीं दी होती तो करेंट लाइबिलिटीज 1,40,000 होती, पर यहाँ पे लिखा है कि क्रेडिट पे लिया है, उधार पे लिया है, तो इसलिए लाइबिलिटीज मतलब कर्जा भी बढ़ गया आपका, इसीलिए यहाँ पे आपका दोनों में ये अमाउंट जुड़ जाएगा, और 2:1 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगेन एक क्वेश्चन है फिर से आपका, इसके लिए भी 2 मिनट आपको मैं देती हूँ। यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज दी हुई है, करंट रेशियो दिया हुआ है, क्विक रेशियो दिया हुआ है, स्टॉक निकालना है आपको। चलिए सॉरी। देखो इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, ये मैंने कराया हुआ है पहले भी, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, झंझट नहीं रहेंगे। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले भी कराया, आप प्ले लिस्ट में जाके देखो, मुझे याद है मैंने कराया है ये वाला। चलिए आपका टाइम ओवर हो गया है। देखो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लगाओ बेटा स्टॉक का। स्टॉक का फॉर्मूला होता है करेंट लाइबिलिटीज, जितनी भी आपके पास करेंट लाइबिलिटीज दी है उसमें आपको मल्टीप्लाई करना होता है। मैम क्या मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, आपको मल्टीप्लाई करना होता है दोनों रेशियो को, जो आपका करेंट रेशियो दिया हुआ है और जो आपका क्विक रेशियो दिया हुआ है, इन दोनों रेशियो को माइनस करके जो चीज़ आती है वो उसके आप फिर करेंट लाइबिलिटीज के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो। अब मैम इसको करेंगे कैसे बेटा, 5/2 है तो 5/2 को अगर आप डिवाइड करो ना तो 2.5 आ जाएगा, डिवाइड करके देखो 2.5 आ जाएगा ना, तो बस वही चीज़ है। और यहाँ पे तो है ही 2/1, तो 2 ही रहेगा। अगर आप 2 से 1 को डिवाइड करो तो 1/1 2 से 2, तो यहाँ पे आपका आ जाता है 2.5, ठीक है। 2.5 माइनस 2, और मल्टीप्लाई क्या करना है बेटा आपको यहाँ पे करेंट लाइबिलिटीज 5,60,000 ये अमाउंट, सिंपल फॉर्मूला लगाना था।
अब ऐसे झंझट करते रहोगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। अब इसको सॉल्व करो भाई। तो ये 2.52 तो 0.5 बचेगा, 0.5 में मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक आपका 2,80,000 के आसपास आ जाएगा, जैसे यही होगा। 2,80,000 इसका राइट आंसर है। ठीक है, स्टॉक निकल के आया 2,80,000। 2,80,000 इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर? टेली, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फोटोशॉप या फिर नोटपैड? और इसके लिए 30 सेकेंड्स ही मिलेंगे, काफी छोटा क्वेश्चन है। चलिए, अभी आप लोगों को पढ़ाया था अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चूज करना पड़ता है, और मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो। चलिए, टाइम यहाँ पे होता है आपका। अब अभी मैंने आपको बोला था कि पहले हम लोग सॉफ्टवेयर चूज करते हैं। सॉफ्टवेयर कौन सा चूज करते हैं? टैली। टैली आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे आप परचेज, इनवॉइस, ये सब चीजें लिखते हो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फोटोशॉप, ये सब आपकी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड ड्यू टू कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी या फिर एरियर ऑफ बुक अकाउंट। 30 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अब आपके। फिर भी मैं आप लोगों को समझा दे रही हूँ, बट मेरा एकदम इंटेंशन नहीं था कि मैं आप लोगों को समझाऊं कुछ भी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस ले चुकी हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ आपको अपने आप को चेक करना है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। बट स्टिल जिन्होंने भी नहीं पढ़ा होगा, तो इसलिए मैं समझा देती हूँ कि जिनको ये टॉपिक नहीं पता है तो उनको पता चल जाए। विंडो ड्रेसिंग को क्यों प्रतिबंधित किया गया है? चलिए, आपका टाइम यहाँ पे होता है ओवर, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। देखो, विंडो ड्रेसिंग का मतलब ही यही होता है, हेर फेर करना, डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करना। तो इसके लिए इसको प्रतिबंध इसलिए करा गया है कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर लाकर। कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर ये बोलता है आप कोई भी चीज नहीं छुपाएंगे, सारी चीजें, सब कुछ साफ सुथरा बाहर दिखना चाहिए, अंदर क्या हो रहा है, प्रॉफिट है, लॉस है, क्या है, सब कुछ डिस्क्लोज करिए, जिससे आप हेरा फेरी ना कर पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स सेटिंग अ हाई इनिशियल प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट एंड देन ग्रेजुअली लोअर इट ओवर टाइम? आपके ऑप्शन है पीक लोड प्राइसिंग, प्राइस पेनिट्रेशन, प्राइस स्कीमिंग, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। इस पे भी मैं क्लास ले चुकी हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट चेक करो, ये टॉपिक पूरा करा चुकी हूँ मैं, प्राइसिंग के टाइप्स सारे। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, सॉल्व करो। चलिए, टाइम इज अप। इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत इजी है, शुरुआत में सबसे पहले पैसे को हाई रखना, उसे बोलते हैं प्राइस स्कीमिंग, याद रखना। और शुरुआत में ही प्राइस को कम कर देना, उसको बोलते हैं प्राइस पेनिट्रेशन। ये मैंने आपको बता दिया है, ऑलरेडी क्लासेस है इस पे। प्राइस स्कीमिंग का मतलब शुरुआत में तो प्राइस बढ़ा के बेचना, बाद में कम कर देना। और प्राइस पेनिट्रेशन इसका उल्टा होता है, शुरुआत से ही कम प्राइस पे बेचना। और पीक लोड जो होता है वो टाइम टू टाइम चेंज करना होता है, जैसे गर्मी आई तो एसी में आप महंगे हो गए, है ना, छाते महंगे हो गए बारिश के टाइम पे, दैट इज कॉल्ड पीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अकाउंटिंग प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व या फिर जनरल रिजर्व? चलिए, और टाइम स्टार्ट होता है अब, विद इन 30 सेकेंड सॉल्व दिस क्वेश्चन।
चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैपिटल रिजर्व। बेटा देखो क्या होता है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का मतलब ये होता है कि जब कंपनी का जन्म होता है, जैसे आप लोगों का जन्म होता है तो बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, ऐसे ही कंपनी का जब जन्म होता है उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है उसे बोलते हैं। इसे ही बोला, रजिस्ट्रेशन से पहले जो प्रॉफिट कमाती है कंपनी उसको कहाँ रखा जाता है, उसको कैपिटल रिजर्व में रखा जाता है। क्यों? देखो, सपोज करिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं मार्च में जो है, मैं एक दुकान है वो मैंने खरीदने का डिसाइड किया कि भाई मैं ये दुकान खरीदने वाला हूँ। अब मैंने ले ली दुकान, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन बेटा जून में जाकर हुआ है, मतलब कागजी कार्रवाई जो करवाई जाती है पूरी फॉर्मेलिटी वो जून में हुई है। तो बेटा जो मार्च में मैंने दुकान ली है, धंधा तो मैंने तभी से शुरू, मतलब जो बिजनेस होता है वो तो मैंने तभी से शुरू कर दिया, कपड़ों का चल रहा है, ठीक है, वही चल रहा है आपका बिजनेस। लेकिन अब जो मार्च से लेकर अप्रैल मई जून तक जो आपका प्रॉफिट हो रहा है, भाई प्रॉफिट भी तो कमा रहे हो, बिक्री तो हो रही है, तो उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रीट किया जाता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफिशियली रिप्लेस द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड ऑन जनवरी 1 1995? योर ऑप्शंस आर आईएमएफ, यूएनसीटीएडी, डब्ल्यूटीओ या फिर वर्ल्ड बैंक। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट और हाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस दिए हैं, चाहे ये आप लोग माने या ना माने, आप चेकआउट कर सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस आप पढ़ सकते हो। लेकिन मैंने आप लोगों को काफ़ी हाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे कराए हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है। तो अगर आप इसके बाद भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो फिर आप देखो कैसी प्रिपरेशन है आपकी, क्योंकि इससे ज़्यादा कंटेंट मैं आपको कहाँ से प्रोवाइड करके दूँ। मैंने काफ़ी हद तक ज़्यादा अच्छे कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड किए हैं, तो बस आई होप कि वो एग्जाम में आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बेटा, डब्ल्यूटीओ ने ही रिप्लेस किया था जीएटीटी को, ठीक है, 1995 में जनवरी 1 को। चलिए फिर से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया है आपका। इफ मैनेजर कमीशन इज टू बी अलाउड ऑन 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, द नेट प्रॉफिट बिफोर एनी कमीशन 66,000। आपको मैनेजर का कमीशन निकालना है और यहाँ पे मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे देती हूँ। चलिए टाइम आपका स्टार्ट हो गया, विद इन 2 मिनट करो, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आपको परसेंटेज अप्लाई करना है इस पर। जो मैंने आपको ग्रॉस प्रॉफिट का अभी रेट बताया था ना, परसेंटेज कैसे लगाया जाता है, वही सेम आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, सेम। सॉरी। चलिए टाइम इज अप, आई थिंक आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। राइट आंसर है बेटा इसका 6,000, ऑप्शन नंबर बी। अब कैसे होगा 6,000, देखो अभी आपको बोला था वही वाला लगा दो, 66,000 जो आपका कमीशन का पैसा है, ठीक है, 66,000 है। उसके बाद आपको लगाना है यहाँ पे रेट, रेट दिया हुआ है 10%, और फिर उसके बाद आपको नीचे लिखना था 100 प्लस रेट, है ना, 100 प्लस रेट यानी 110 हो जाएगा अगर आप ऐड करोगे तो।
सॉल्व कर देना, 6000 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से निकलेगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ अ फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट रेदर देन द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ मंथली वेजेस, परचेज ऑफ कंप्यूटराइज मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी, मेंटेनिंग कैश बैलेंस। यानी आपको इसमें से फिक्स असेट्स बताना है, फिक्स कैपिटल किस में जरूरत पड़ती है। चलिए टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, बताइए। चलिए टाइम इज अप बेटा, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। मशीनरी, परचेज ऑफ कंप्यूटराइज्ड मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी। मशीन लंबे टाइम तक चलती है, इसलिए इसमें फिक्स कैपिटल की जरूरत है। बाकी रॉ मटेरियल, मंथली वेजेस, कैश, ये सब आपके डे टू डे यूजेस के लिए होते हैं, जैसे वर्किंग कैपिटल बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फाइनेंशियल लेवरेज इज कॉल्ड फेवरेबल इफ return on investment is less than the cost of debt, return on investment is higher than the cost of debt, debt is zero in the capital structure, और earning before interest and tax decreases। 30 सेकेंड्स आपके स्टार्ट होते हैं अब। फाइनेंशियल लेवरेज को फेवरेबल कब कहा जाता है? सिंपल सी बात है बेटा, जब फेवरेबल जब कहा जाता है जब आपका रिटर्न, जो आपको बदले में जो पैसा मिल रहा है वो ज्यादा हो आपके कर्जे से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। व्हेन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ डेट। सपोज करिए आपने 10% बैंक से लोन ले रखा था, ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ डेट, लेकिन आपने कमाया कितना बेटा? आपने कमाया 15%। तो यानी आपकी रिटर्न जो है वो आपके लोन से बहुत ज्यादा है। तो यही इसको बोला जाता है कि भाई कंडीशन बढ़िया है, फेवरेबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सेमेंटिक बैरियर्स टू कम्युनिकेशन आर प्राइमरीली रिलेटेड टू faulty translation, bad expressions, organizational policies, prejudice and emotional status, and mechanical defect in communication। और आपके 30 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अब। कम्युनिकेशन के सारे बैरियर्स पढ़ के जाइएगा। सेमेंटिक है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है, साइकोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल है, पर्सनल बैरियर है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है, सारे पढ़ के जाना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा बेटा। फॉल्टी ट्रांसलेशन, बैड एक्सप्रेशन, जब भी किसी शब्द में, किसी भाषा में समझ में ना आना, खराबी होना, उसे सेमेंटिक बैरियर बोला जाता है। सपोज करिए मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म भेज दिया, आपको समझ नहीं आया। मैंने आपको कोई एक बढ़िया सा, कोई एक इतना डिफिकल्ट टेक्निकल वर्ड भेज दिया, आपको समझ नहीं आया। ठीक है, आप ट्रांसलेट नहीं कर पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। Which principle of insurance states that the insured should not make any profit out of the insurance contract and should be placed in the same financial position as before the loss? Options are principle of subrogation, principle of indemnity, principle of mitigation, principle of insurable interest। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। मैं आपको ज्यादा टाइम दे देती, बट मैं क्वेश्चन खुद रीड करती हूँ, ऑप्शन रीड करती हूँ, इसीलिए मैं आपको 30 सेकेंड्स ही देती हूँ। नहीं तो टाइम थोड़ा आप एक्स्ट्रा ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगता है, बट मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ। बट फिर स्टिल चलो उस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 20 सेकेंड्स और ज़्यादा दे देती हूँ। चलो, क्या पता आपको क्वेश्चन समझ ना आया हो, तो 20 सेकेंड्स और मेरी तरफ से आप ले लो।
पूरा 1 मिनट ही दे दिया मैंने वैसे आपको इस क्वेश्चन के लिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी। वन बाय वन बता देती हूँ शॉर्ट, जल्दी जल्दी, ठीक है। देखो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी का मतलब क्या होता है, यानी यहाँ पे सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी का मतलब, पहले आंसर से चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी का मतलब ये हुआ है कि जितनी आपकी क्षतिपूर्ति हुई, जितना आपका नुकसान हुआ है बेटा, उतना ही आपको हमें पे करना है, इंश्योरेंस कंपनी कहती है। सपोज करिए 5 लाख की कार थी, हेडलाइट ही टूटे हैं, तो आप 5 लाख पूरे थोड़ी ना मांगने जाओगे उनसे, वो आपको सिर्फ हेडलाइट के ही पैसे देंगे। ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी। इसके नीचे चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ये बोलता है कि अगर आपका नुकसान हो रहा है तो आपको पूरी कोशिश करनी है उस नुकसान को बचाने के लिए, आपको इंतजार नहीं करना है कि इंश्योरेंस मिल जाएगा। आग लग गई दुकान में तो आग लगी है, खड़े होकर तमाशा नहीं देखना है। अगर पता चल गया ना कि तमाशा देख रहे थे तो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको देखना है कि आप कोशिश करो, पानी लाओ, पानी डालो, आग बुझाने की पूरी कोशिश करनी है आपको। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इंटरेस्ट ये बोलता है कि उसी इंसान को इंश्योरेंस कराना चाहिए जिसकी वो चीज़ है। पड़ोसी की कार की इंश्योरेंस मत करा देना, तो अगर उसका कुछ नुकसान हो तो सोचा मुझे मिल जाएगा, नहीं, आपकी चीज़ होना जरूरी है लीगली। फिर होता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन ये बोलता है कि आपका कुछ भी नहीं बचा कुचा, हम आपके पास कुछ नहीं रखेंगे। सपोज करिए आपकी फैक्ट्री में सब कुछ जल गया था, तो आप सोचोगे अरे बचा कुछ कुछ बच गया, उसको बेच के पैसा कमा ले, नहीं, वो बोलेंगे बेटा वो सामान भी हमें इंश्योरेंस कंपनी ही लेकर जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपने सोचा कि मेरे पास तो कुछ बच गया, क्योंकि जलने के बाद कुछ ना कुछ बच जाता है, उसका पूरा हक इंश्योरेंस कंपनी का है, आपका नहीं रहेगा। आप सोचोगे बच गया है तो बेच दे मार्केट में ना। सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ द कर्ता एंड द अदर को पेरेंट्स रिस्पेक्टिवली। इस पे पूरी क्लास ले रखी है, जाके देखो। लिमिटेड अनलिमिटेड, अनलिमिटेड लिमिटेड, अनलिमिटेड अनलिमिटेड, लिमिटेड लिमिटेड, इसी से पता चल जाएगा आप लोग कितना क्लास सिंसियरली देखते हो। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कर्ता की क्या लाइबिलिटी होती है और जो उसके अदर मेंबर्स होते हैं, को पेरेंट्स जिनको बोला जाता है, उनकी क्या होती है। कर्ता वही होता है जो आपके हेड ऑफ द फैमिली, जैसे आपके पापा, आपके दादाजी है ना, वो होते हैं। और को पेरेंट्स आप लोग जैसे मेंबर्स। चलिए टाइम हो गया है यहाँ पे आपका ओवर। राइट आंसर होगा बेटा यहाँ पर बी। देखो जो कर्ता होता है ना, हेड ऑफ द फैमिली, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब अगर कुछ भी नुकसान हुआ बिजनेस को, तो वो बेचारा अपना पर्सनल ज्वेलरी, अपना पर्सनल सामान बेचेगा और पूरे करेगा। लेकिन जो को पेरेंट्स होते हैं मेंबर्स, उनको अपनी पर्सनल चीजें बेचने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। याद रखना, सिर्फ खाली कर्ता ही है जो बेच सकता है। मतलब अपनी पर्सनल चीजें बेच के नुकसान की भरपाई करेगा, नहीं तो आप लोगों के लिए फायदा है, जो अदर मेंबर्स होते हैं उनके लिए फायदा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्क इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एवरी बिजनेस एक्टिविटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। रिस्क कैन बी completed eliminated with proper planning. Risk arises due to certainties in the market. Profit is a reward for bearing risk and risk is independent of the scale of business operation. और टाइम स्टार्ट होता है अब। रिस्क का एक आपको नेचर बताना है इसके अंदर। आपने कहावत सुनी होगी इसके अंदर, नो रिस्क नो गेन, बस वही लगाना था। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा, रिस्क होगा, उतना ही प्रॉफिट होगा बेटा, ये याद रखना। चलिए अगेन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे। डेट इक्विटी रेशियो निकालना है आपको।
निकालिए। एसेट्स दी हुई है, करेंट लायबिलिटीज दी है, टोटल डेट दिया हुआ है, और आपको मैं यहाँ पे 2 मिनट का टाइम देती हूँ। चलो 2 मिनट काफी छोटा सा ही क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में ही फॉर्मूले में, क्वेश्चन में ही फॉर्मूला है इसका। चलिए टाइम इज अप। देखो मैंने बोला था क्वेश्चन में ही फॉर्मूला, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी। बस सॉल्व हो गया। डेट अपॉन इक्विटी। अब डेट कैसे निकालोगे? लॉन्ग टर्म डेट निकालना होता है, समझ गए? डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म कैसे निकलेगा बेटा? जब टोटल डेट में से 12 लाख टोटल डेट दिया हुआ है ना, टोटल डेट में से करेंट लाइबिलिटीज 6 लाख की माइनस करोगे, तब आपका निकल कर आएगा टोटल डेट 6 लाख। समझ गए? तो लॉन्ग टर्म डेट निकालने के लिए आपको टोटल जितना कर्जा है उसमें से छोटा वाला कर्जा निकाल दोगे तो बड़ा कर्जा अपने आप निकल आएगा। भाई छोटा करेंट लाइबिलिटीज हटा दोगे तो अपने आप लॉन्ग टर्म वाली लाइबिलिटीज आ जाएंगी। तो आ गई, 12 लाख में से 6 लाख माइनस कर दो, टोटल डेट माइनस करेंट लाइबिलिटीज। अगर आप माइनस करते हो तो आपकी डेट आ जाता है लॉन्ग टर्म। अब इक्विटी कैसे आती है? इक्विटी बेटा जब आती है जब आप टोटल एसेट्स में से टोटल डेट माइनस करते हो, तभी इक्विटी आती है। 12 लाख यानी टोटल एसेट्स थे 15 लाख, 15 लाख में आप टोटल डेट पूरा खर्चा आप यहाँ पे माइनस करते हो, 15 में से 12 गए तो यानी 3 लाख। तो अब 3 लाख इक्विटी, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 2, 3 2 6, 2:1 है ना। यही आ जाएगा आपका डेट इक्विटी रेशियो, 2/1 जिसे बोल देते हैं। 2:1 बोल दो, 2/1 बोल दो। समझ में आ गया? लॉन्ग टर्म डेट कैसे निकालते हैं? टोटल डेट में से पहले करेंट लाइबिलिटीज माइनस करो तो आपका लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा। अब हमें चाहिए इक्विटी। इक्विटी के लिए हमें एसेट्स में से, जितने हमारे पास एसेट्स है टोटल, उसमें से हमें पूरा कर्ज निकालना पड़ता है, पूरा टोटल डेट निकालना पड़ता है। ठीक है? करेंट लाइबिलिटीज भी टोटल डेट के अंदर ही आई हुई है, याद रखना। ठीक है? अलग से नहीं इसको माइनस करोगे, इसी के अंदर है 6 लाख। 6 लाख है करेंट लाइबिलिटीज, 6 लाख है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज यानी लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है? तो समझ में आ गया यहाँ पे? तो 2:1 हो जाएगा। है अभी 15 मिनट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन कोड टू डिफरेंट अकाउंटिंग हेड्स टू मेंटेन द स्ट्रक्चर इज नोन एज डेटा एंट्री, कोडिफिकेशन, वेरिफिकेशन एंड प्रोसेस। और आपका टाइम बेटा स्टार्ट होता है अब। 30 सेकेंड्स के अंदर करो।
चलिए राइट आंसर है बेटा इसका ऑप्शन नंबर बी, कोडिफिकेशन। यानी अलग अलग जो भी हम लोग वहां पे बनाते हैं, अलग अलग डिफरेंट हेड्स बनाए जाते हैं ना अंदर, लेजर जर्नल ये सब, उनको एक कोड दिया जाता है, उसे बोलते हैं कोडिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हेन कंट्रीज टोटल वैल्यू ऑफ विजिबल एक्सपोर्ट एक्सीड द टोटल वैल्यू ऑफ विजिबल इंपोर्ट, द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज सेड टू बी डेफिसिट, सरप्लस, बैलेंस्ड या फिर नेगेटिव। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जब आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, बस आपको ये बताना है। भाई जब आप एक्सपोर्ट ज्यादा करते हो और इंपोर्ट कम करते हो तो उस बैलेंस ऑफ ट्रेड को क्या बोलते हैं? क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड का ही मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। लेकिन जब ज्यादा हो जाए आपका एक्सपोर्ट बेटा तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एक्सपोर्ट ही करना चाहिए। तो सरप्लस या फिर फेवरेबल बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर है, विच टाइप ऑफ रिटेल ट्रेड बिजनेस ऑपरेट्स थ्रू मल्टीपल ब्रांचेस ओपन इन डिफरेंट लोकेलिटीज अक्रॉस द कंट्री, डीलिंग इन स्टैंडर्डाइज एंड आइडेंटिकल कंज्यूमर प्रोडक्ट अंडर अ सेंट्रल ओनरशिप। आपके ऑप्शन है डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर्स, मेल ऑर्डर हाउस, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स। बताइए। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, 30 सेकेंड्स में सॉल्व करिए। चलिए आपका राइट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर बी, चेन स्टोर या फिर मल्टीपल शॉप्स। देखो इसमें ये बोला गया है कि आपका एक आपकी होम कंट्री या एक आपका जहाँ पे ऑफिस रहता है मेन ऑफिस, वहां से आपके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं अलग अलग कंट्रीज में, लेकिन डील आप एक ही जगह से करते हो और सबको एक तरीके का ही प्रोडक्ट मिलता है। जैसे एप्पल का आईफोन, भाई एप्पल का हेडक्वार्टर तो कहीं और ही होगा, मतलब जहाँ पे इसकी मेन फैक्ट्री है, मेन ओनर जहाँ से कंट्रोल होता है, बाकी इसके सारे ब्रांचेस खुले हुए हैं, सबको एक ही तरीके का प्रोडक्ट दिया जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। इंडिया में भी वही सेम एप्पल रहेगा, अमेरिका में भी सेम वही एप्पल का फोन रहने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन इज हेवनली एसोसिएटेड विद विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल या फिर लीगल। डीमोनेटाइजेशन कौन से टाइप है एनवायरमेंट के अंदर, बताइए। डीमोनेटाइजेशन बिजनेस एनवायरमेंट का कौन सा टाइप के अंदर आता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है बेटा, इकोनॉमिक में भी आएगा, क्योंकि इससे हमारी मंदी, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पे फर्क पड़ता है, इकोनॉमी में फर्क पड़ता है। दूसरा ये हमारी सरकार ने लागू किया था, इसलिए पॉलिटिकल के अंदर भी आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन या फिर सेंट्रलाइजेशन। और आपके 30 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अब। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर बी, डेलीगेशन। ठीक है, ये मैं समझा चुकी हूँ आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर। चलिए नेक्स्ट, when sorry, which type of what type of a partners liability is unlimited and they actively participate in the day to day management of the partnership firm।
आपके ऑप्शन है एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। ऐसा कौन सा पार्टनर है जिसकी लायबिलिटी तो अनलिमिटेड होती है, साथ ही साथ वो डे टू डे में पार्ट करते हैं, उसे बोलते हैं एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर हमेशा पैसे भी लगाते हैं बेटा, कंपनी में काम भी करते हैं। लेकिन स्लीपिंग पार्टनर जो है ना, वो सोने वाले पार्टनर है, यानी वो सिर्फ पैसा लगाते हैं, काम वाम कुछ नहीं करते। सीक्रेट पार्टनर वो होते हैं बेटा जो काम भी करते हैं, पैसा भी लगाते हैं, लेकिन चुपके से करते हैं, किसी को पता नहीं रहता, बाहर वालों को नहीं पता है। नॉमिनल पार्टनर बेटा वो पार्टनर होते हैं जो सिर्फ नाम मात्र के होते हैं, उनका नाम यूज किया जाता है, खाली बस उनका नाम, क्योंकि वो फेमस हो सकते हैं या कुछ भी रीजन हो सकता है, तो सिर्फ उनका नाम यूज किया जाता है, नाम मात्र के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस दैट होल्ड्स अकाउंटिंग डेटा इज फॉर्मली डिफाइंड बाय डेटा एंट्री ऑपरेटर, डेटा स्कीमा, हार्ड कॉपी लेजर फॉर्मेट्स या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए इसका राइट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर बी, डेटा स्कीमा। जैसे आपकी अलमारी होती है ना, अलमारी में आप लोग सेक्शंस रखते हो, एक में शर्ट, एक में पैंट, एक में, है ना, ऐसे अलग अलग। ऐसे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में भी डेटाबेस को रखने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसे डेटा स्कीमा बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट अ कंपनी कैन रेज थ्रू द इश्यू ऑफ शेयर्स एज स्पेसिफाइड इन इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड कैपिटल, ऑथराइज्ड या फिर पेड अप कैपिटल। और आपके 30 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अब। चलिए इसका जो राइट आंसर है बेटा, मतलब जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक बुक होती है जिसमें सब कुछ लिखा रहता है, वो आपको सिर्फ बोलता है कि आप सिर्फ इतना ही पैसा रेज कर सकते हो, यानी आप 50 लाख ही शेयर्स इश्यू करके 50 लाख तक की अमाउंट इकट्ठा कर सकते हो, तो उसे बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है। कि मैक्सिमम इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। और वही अगर बात है, जैसे आपने 50 लाख था, 50 लाख में से आपने कहा कि हम 40 लाख रुपए देंगे, मतलब 40 लाख के शेयर्स ही बेचेंगे, तो उसको बोलते हैं सॉरी, इश्यूड कैपिटल। और सपोज करिए आपने 40 लाख दिए थे, 40 में से सिर्फ 30 शेयर्स आपके लोगों ने सब्सक्राइब किए, तो उसे बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। और सोचो 30 में से सिर्फ 25 लोगों ने पूरा पैसा दिया है, उसे पेड अप कैपिटल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज कंप्लीटली डिस्क्लोज्ड एंड डिटेक्टेड बाय अ ट्रायल बैलेंस? एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंप्लीट ओमिशन ऑफ ट्रांजैक्शन, रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक या फिर कंपनसेटिंग एरर। और आपके टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक। देखो ऐसा कौन सा गलती है जो ट्रायल बैलेंस पकड़ लेती है? ट्रायल बैलेंस
का सीधा हिसाब है, डेबिट के बराबर क्रेडिट क्रेडिट होना चाहिए, क्रेडिट के बराबर डेबिट होना चाहिए, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। अगर वही नहीं गलत आया तो फिर गलत है, ट्रायल बैलेंस आपको पकड़ लेगा। ठीक है। रॉन्ग टोटलिंग में ये होता है कि अगर आप सपोज करिए मैंने किसी को 2000 रुपये उधार पे दिए थे, मैंने 2000 का कुछ भी बेचा, तो मैंने उसके अकाउंट में तो लिख दिया कि 2000 है, पर अपने अकाउंट में 2000 की जगह मैंने 2100 लिख दिया। तो जब आप डेबिट इक्वल टू क्रेडिट करोगे तो गलत अमाउंट आएगा, जो कि वो आपका एरर पकड़ लेगा, ट्रायल बैलेंस। ठीक है। बाकी एरर और प्रिंसिपल में बता चुकी हूँ कि आपने नियम तोड़ देना। कैपिटल का खर्चा रेवेन्यू में लिख देना, रेवेन्यू का खर्चा कैपिटल में लिख देना। ओमिशन का मतलब बिल्कुल भूल जाना, आपने लिखा ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं करा। और कंपनसेटिंग एरर होता है एक गलती दूसरी गलती को काट देना। ठीक है ना। एक गलती करोगे तो दूसरी गलती करोगे, वो आपस में काट के जीरो बैलेंस कर देते हैं। इससे भी पूरी क्लास ले रखी है, जाके चेकआउट करो इस पूरे टॉपिक पे। The document which defines the relationship of a company with the outside world and outline its core objective is known as Article of Association, Memorandum of Association, Prospectus या फिर Service Agreement। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन में कीवर्ड ढूंढा करो, वर्ड ढूंढा करो, उससे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पे लिखा है आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर से भी क्या रिश्ते होंगे, क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, वो एमओए बताता है। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बेटा सिर्फ इंटरनल वर्ल्ड से मतलब रखता है, अंदर से मतलब रखता है। ठीक है। कंफ्यूजन क्लियर हो गया। आउटसाइड की बात कर रहे बाहर तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अगर अंदर की बात करते तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाउचिंग का, करिए। Vouching is regarded as a backbone of the auditing because it is related to the verification of 30 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अब। वाउचिंग को ऑडिटिंग का बैकबोन क्यों कहा जाता है बताइए। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आता है कि किसको बैकबोन कहा जाता है ऑडिटिंग का, तो याद रखिएगा वाउचिंग को कहा जाता है। इसको इसलिए कहा जाता है बेटा क्योंकि एक एविडेंस की तरह काम करता है कि जो चीज आपने दिखाई है वो सही है। ऑप्शन नंबर बी, एक्यूरेसी। अगर आपने वाउचिंग दिखा दी तो मतलब आपने जो ट्रांजेक्शन किए हैं वो बिल्कुल सही है, आपके पास बिल है एक तरीके का, ये समझो। चलिए नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस ऑडिट इज स्पेशली सुटेबल फॉर विच टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, स्मॉल बिजनेस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। चलिए टाइम स्टार्ट होता है अब। सॉरी। चलिए टाइम हो गया आपका, 40 सेकेंड्स हो गए। ऑप्शन नंबर बी बेटा, बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज में हमेशा लगातार ऑडिटिंग होती रहती है, हर 2-2 महीने, 3-3 महीने, 6-6 महीने पे। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। विच फाइनेंशियल लेवरेज सिचुएशन एग्जिस्ट व्हेन अ कंपनी यूजेस फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस टू मैग्नीफाई द इफेक्ट ऑफ चेंज इन ईबीआईटी ऑन ईपीएस। आपके ऑप्शन है ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, कंबाइंड या फिर वर्किंग कैपिटल लेवरेज। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। साफ साफ क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ आंसर साफ साफ दिख रहा है।
साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो कैसा क्वेश्चन है ना। अगर आप लोगों ने पकड़ लिया होगा, देखो आपका सबसे पहले ही यहाँ लिखा हुआ है फाइनेंशियल लेवरेज, दो दो जगह फाइनेंशियल ईयरा और फाइनेंशियल ईयरा, तो आप फाइनेंशियल पे टिक लगा दो। इसमें क्या चीज देखी जाती है, देखो फाइनेंशियल लेवरेज में ये चीज देखी जाती है कि अगर आप अपना बिजनेस में जो पैसा लगा रहे हो, ईबीआईटी का मतलब प्रॉफिट है, ईपीएस का मतलब आपकी अ, आपके पैसे की कमाई, ठीक है, ये चीज है ईपीएस। यानी सिंपल से मतलब भाषा में ये बोलूं, ये यहाँ पे ये देखा जाता है बेटा कि आप अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ाओगे, यानी आप कर्ज लेकर और आप शेयर होल्डरों के पैसे कैसे बढ़ाते हो। इसमें ये देखा जाता है कि कंपनी में जितना पैसा लग रहा है, या तो आप अपना खुद का पैसा लगा रहे हो, या आधा पैसा खुद का है आधा लोन का है। इसमें सिंपल से हिसाब है, अगर आपने अपने खुद का पूरा पैसा खुद पे लगाया हुआ है तो आपको कम रिटर्न मिलेगा, याद रखना। लेकिन अगर आधा पैसा आपने अपना खुद का लगाया, आधा ब्याज लेके लगाया ना, तो आपको शेयर होल्डर को काफी मुनाफा यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है। ये चीज यहाँ पर भूली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज द फीचर ऑफ परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस, या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इस पे पूरी क्लास में ऑलरेडी ले चुकी हूँ, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके आप चेकआउट कर लो। कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फीचर है परपेचुअल सक्सेशन, यानी सेपरेट लीगल एंटिटी फॉर इट्स मेंबर। इसका जो राइट आंसर है बेटा वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी, ऑप्शन नंबर डी। इसमें ये बोलता है कि कोई आए कोई जाए कंपनी चलती रहेगी, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम कहते हैं ना, हमारी जिंदगी में कोई चला जाए कोई आ जाए, चला जाता है तब भी ये लाइफ चलती रहती है, तो वही चीज है परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मार्केट स्ट्रक्चर इज देयर अ सिंगल सेलर, हाई बैरियर टू एंट्री एंड नो क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रोडक्ट। आपके ऑप्शन है परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, या ओलिगोपोली। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। एक एक बार अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मार्केट स्ट्रक्चर को एक बार इसके चार्ट आपको गूगल पे मिल जाएगा, गूगल पे सर्च करना डिफरेंस बिटवीन द मार्केट स्ट्रक्चर, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, तो आपको एक चार्ट मिल जाएगा जिसमें चारों के डिफरेंस दिए हुए, एक बार उसको जरूर देख लेना, तो आपको चारों के चारों एक ही चार्ट में याद हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पर सिर्फ एक ही बेचने वाला होता है, ना कोई मार्केट के अंदर आ सकता है, ना कोई मार्केट के अंदर जा सकता है, और ना ही कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है, यानी आपके अलावा आपके जैसा प्रोडक्ट कोई और दूसरा भी नहीं बेच सकता। यहाँ तो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा। इसे बोलते हैं मोनोपोली। मोनोपोली इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रेलवेज, आपके इंडियन रेलवे, ठीक है। आपके जो इंडियन रेलवेज है वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मोनोपोली का। तो यहाँ पर सिर्फ ये बोला जाता है, देखो परफेक्ट कंपटीशन इसका उल्टा है, परफेक्ट कंपटीशन में सब एक जैसा ही प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, कोई भी आ सकता है कोई भी जा सकता है, किसी को भी यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। पर मोनोपोली के अंदर एक ही सेलर होता है, एक ही है, ना वो किसी को आने देता है, ठीक है, और ना ही उसके जैसा कोई प्रोडक्ट बेचता है। तो बेटा वो जो चाहे वो आप लोगों के साथ कर सकता है, यानी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जैसा चाहे आपसे, जितना चाहे उतना पैसा वसूल सकता है आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कर्व इज नॉट यू शेप्ड। कौन सा इनमें से यू शेप नहीं है, एबीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, या फिर मार्जिनल कॉस्ट। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं है आपके में, इसीलिए मैंने कम क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पे। प्रीवियस से पेपर एनालिसिस के बाद जो मुझे पता चला इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है ही नहीं, तभी मैं एक दो क्वेश्चन ले आई हूँ। इसका जो बेटा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। देखो मैं चार्ट बना के दिखा देती हूँ, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ये बन गया एबीसी का चार्ट,
ठीक है, ये बन गया आपका एटीसी का, ये बन गया आपका एमसी का। एमसी हमेशा काट देता है, याद रखना। लेकिन एएफसी का चार्ट है ना बेटा, वो सी की तरह बनता है, ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये यू में नहीं बनता, बाकी सब यू में बनते हैं, इसलिए यहाँ पर एएफसी बोला गया है। चलिए, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है भाई, करो ये तो तुम लोग अपने आप। ठीक है, 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के लिए। A company forfeited 100 shares of 10 each, fully called up, on which 6 per share had been received. Out of these, 80 shares were reissued at 8 per share as fully paid. The amount transferred to capital reserve account will be। यहाँ पे मैं आपको तसल्ली से टाइम देती हूँ, करो यहाँ पे 3 मिनट ले लो आप, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये वैसे तो बहुत आसान है, पर ठीक है आप टाइम ले लो, लेकिन 3 मिनट से ज़्यादा मत लेना। 2 मिनट आपके ओवर हो चुके हैं, 1 मिनट और बचा हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो, मैं सबको सबसे आसान तरीका आपको बताती हूँ, आगे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है अगर ऐसे आती है तो। 6, जस्ट अ सेकेंड। देखो, 6 पर शेयर है, ठीक है, 6 पर शेयर हमें रिसीव हो गए। कितने मिले मैम? 6 मिले। फिर दोबारा हमने कितने पे इशू किए हैं मैम? 8 पे किए हैं, यानी 2 रुपए का डिस्काउंट दिया। भाई 2 रुपए का क्या किया है मैम? डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट माइनस कर दो। 6 में हमें मिले थे, फिर हमने दोबारा से इशू करे और 2 रुपए डिस्काउंट पे इशू करे हैं, क्योंकि 10 की चीज 8 में दे रहे हैं हम, तो यानी 4 बच गए। 6 में से 2 माइनस किया, 4 बच गए। कितने शेयर इशू करे बेटा? 80। तो 80 4 के हिसाब से कितने हुए? 8 4 जा 32, तो यानी 320 अमाउंट जो है वो ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट। झंझट ही खत्म। ठीक है, अब ये मत पूछना 2 कैसे आया। मैंने अभी आपको बोला 10 की चीज 8 में शेयर इशू कर रहे हो, तो यानी 2 रुपए का डिस्काउंट दिया ना। पहले हमें 6 मिले थे, 6 मिलने के बाद हमने दोबारा से उसको रीइश्यू करा, तो हमने 8 पे किया। 10 की चीज 8 में, यानी 2 का डिस्काउंट दिया, तो 2 का डिस्काउंट काट के हमें, यानी हमने
4 है हमारे पास, तो 80 के हिसाब से, क्योंकि 80 शेयर इश्यू करें तो 320 यहाँ पे आपका राइट आंसर। झंझट ही खत्म। ये शॉर्ट तरीका है, इस ऐसे ही करा करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। As per Schedule 3rd of the Part 1 of the Companies Act 2013, proposed dividend for the current year is classified under which item? Heading: Short-term provisions, contingent liability, other current liabilities, reserve and surplus। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। यानी प्रपोज डिविडेंड जो है बेटा, उसको कहाँ पे हम लोग लिखते हैं बैलेंस शीट में, सॉरी शेड्यूल 3rd में, कौन से हेडिंग के अंदर आता है? Proposed dividend of the current year is classified under which item heading? चलिए आपका टाइम होता है यहाँ पे। आप लोग बहुत स्लो मत हो। ऑप्शन नंबर बी बेटा, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज। देखो प्रपोज डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जिसका पता नहीं है। सपोज करिए आपने एक प्रपोजल दिया किसी को कि हम अपनी बहन की शादी में ना 5 लाख तक का खर्चा करेंगे। अभी आपने प्रपोज किया है, किया नहीं है, तो उसको हम लोग लिखते हैं कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज। यानी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलिए अगेन देयर इज अ वन न्यूमेरिकल, कैलकुलेट बीईपी। बीईपी बताओ, चलो मैं करा चुकी हूँ पूरा। अब करो, देखो कितनी जल्दी फास्ट करते हो आप लोग। करो, 1 मिनट के अंदर अंदर करना है ये वाला क्वेश्चन। 1 मिनट के अंदर अंदर करो। सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा बीईपी का यहाँ पे। ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। इसका मतलब आप लोग सीरियसली लेते ही नहीं हो क्लासेस को, फिर कैसे होगा एग्जाम में भाई? देखिए बीईपी का सिंपल सा फॉर्मूला था बेटा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल, एस फॉर सेल्स माइनस वी फॉर वेरिएबल। फिक्स कॉस्ट बेटा कितनी दी हुई है मैम? 40,000 दी हुई है। 40,000 के नीचे क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन यानी सेल्स माइनस वेरिएबल, 20 - 12। सॉल्व कर लो, 20 - 12 कितना होता है? 8। 8 को डिवाइड कर दो 40,000 को, तो 5,000 आंसर आ जाएगा। हो गया बस। क्लासेस लो जाके न्यूमेरिकल वाली, तभी समझ में आएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला बताना है आपको। द फंडामेंटल अकाउंटिंग फॉर्मूला टू करेक्टली एक्सट्रैक्ट ऑपरेटिंग रेशियो इज। चलो विद इन 20 सेकेंड्स बताओ भाई फॉर्मूला। इसमें तो तुक्का लगाने का कुछ है ही नहीं। फॉर्मूला बताओ ऑपरेटिंग रेशियो का। 20 सेकेंड्स दे रही हूँ इसके लिए बस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। ये इसका आपका फॉर्मूला है। चलिए क्वेश्चन फिर से करते हैं यहाँ पे। ए मशीन वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2023 फॉर 1 लाख। डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 10% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। व्हाट विल बी द बुक वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 31 मार्च 2025? 2 साल का आपका निकालना है आपको, यानी 24-25 का निकालना है। डिमिनिशिंग मेथड से निकालना है, स्ट्रेट से नहीं निकालना है। निकालो।
बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, 1 मिनट में हो जाना चाहिए इसकी वैल्यू। डिमिनिशिंग का मतलब पता क्या होता है? 2 साल का निकालना है, 1 लाख रुपए है, 1 लाख पे 10% लगा दो, 1 लाख पे 10% लगा दो तो कितना आएगा? 10,000। डिमिनिशिंग का मतलब होता है माइनस करना होगा 10,000 को। तो 1 लाख में से अगर 10% करते हो तो यहाँ पे 10,000 आ जाएगा। अब इस 10,000 को घटा दो, डिमिनिशिंग का मतलब ही यही होता है। 1 लाख में से जब एक 10,000 माइनस करोगे तो आ जाएगा 90,000। अब इस 90,000 पे फिर से 10% लगाओ, क्योंकि दूसरे साल का भी निकालना है। तो 90,000 पे फिर से 10% लगाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9,000, आई थिंक। ठीक है, 9,000। अब इस 90,000 में से बेटा 9,000 आपको माइनस करने हैं। जो आंसर आता जाएगा उसको माइनस करते जाओ, तो 81,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 81,000। ठीक है, 81,000, क्योंकि डिमिनिशिंग करना है। जो आंसर आता जाएगा उसको घटाते जाओ और जो निकलता जाएगा उस पर लगाना है आपको परसेंटेज। उसको बोलते हैं डिमिनिशिंग मेथड। ठीक है, 1 लाख पे 10% लगाया, 10,000 आया। अब इस 10,000 को माइनस कर दो 1 लाख में से, तो 90,000 आ गया। अब इस 90,000 पे फिर से 10 साल का लगाओगे, 1 लाख पे नहीं लगाओगे, 90,000 पे 10% लगाओगे तो 9,000 आ जाएगा। उसको माइनस करोगे तो 81,000 आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, करो। Alpha Limited forfeited 400 of shares of 10 each, issued at premium of 2 per share for the non-payment of final call of 3 per share. प्रीमियम रिसीव हो चुका है, इंक्लूड है उसी के अंदर। इफ नन ऑफ दी शेयर री इशू नहीं किया गया है तो कितना शेयर फोर फ्यूचर अकाउंट में बैलेंस बचेगा? चलो क्वेश्चन सॉल्व करो। सेम वही चीज लेके चलो जैसे मैंने पहले क्वेश्चन से बताया था। अब आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में। जैसे मैंने पहले सॉल्व किया था छोटा छोटा माइनस करके, वैसे ही करना है आपको। 10 का शेयर है, उसमें प्रीमियम इंक्लूड है और आपको कितना नहीं मिला, और फिर घटा के देखो कितना मिला है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा। 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपए उसी में इंक्लूड है, इसलिए अलग से नहीं लिखेंगे। ठीक है, कितना नहीं मिला मैम? 3 नहीं मिले। तो अभी टोटल कितने मिल गए? 10 में से 3 गए मैम, 7 मिले हैं। रीइश्यू करा गया है? रीइश्यू नहीं करा गया। अगर रीइश्यू करा होता तो उससे मल्टीप्लाई करते, तो फिर हमारे कितने शेयर है मैम? 400। तो बस मिल कितने रहे? 7 के हिसाब से, तो 400 इंटू 7 कर दो, 2800 आ गया इसका आंसर, जैसे मैंने पहले किया था। 10 के शेयर्स थे, 3 रुपए हमें मिले नहीं, तो मिले कितने? टोटल 7 मिले हैं। तो 7 कितने शेयर्स पे मिले हैं मैम? 400 शेयर्स पे मिले हैं। हो गया 2800। इससे इजी क्या होगा बताओ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस? इफेक्टिव डायरेक्शन, एक्सप्रेसिंग ट्रेंड्स, शोइंग चेंजेस, इंटरफॉर्म कंपैरिजन। 30 सेकेंड्स हैं, जल्दी सॉल्व करो। वन लाइनर के क्वेश्चन जल्दी सॉल्व किया करो। रेशियो एनालिसिस क्या नहीं बताता है? भाई रेशियो एनालिसिस आपका डायरेक्शन नहीं बताता। ऑप्शन नंबर ए या फिर 1 इज करेक्ट। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं और याद कर लेना। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि ये कंपैरिजन करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के थ्रू, करंट ऑपरेशंस को इवैल्यूएट करता है, पुरानी परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है, एक इंडस्ट्री की दूसरी इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है, रिस्क को पढ़ता है, एफिशिएंसी कितनी है, ये सारी चीज़ें इसकी स्टडी होती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंटरप्रेन्योर हु लाइक्स इनोवेशन एंड एंजॉय वर्किंग ऑन समथिंग न्यू और क्रिएटिव इज नोन एज। आपके ऑप्शन है ऑप्टिमाइजर, आइडियलिस्ट, एनालिस्ट या फिर फायरबॉल। बताइए। टाइम आपका स्टार्ट हो गया है। कौन सा ऐसा एंटरप्रेन्योर है जो इनोवेशन करता है, मतलब नई नई चीजें बनाना। चलिए, टाइम आपका यहाँ पे 30 सेकेंड्स ओवर। इसका जो राइट आंसर है बेटा वो है आपके आइडलिस्ट। आइडलिस्ट वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो नई नई इनोवेट करते हैं, चीजों को नया नया बनाना। अब बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्टिमाइजर्स वो होते हैं जो पुरानी ही चीज में कुछ नया करते हैं, पुरानी चीज को थोड़ा और अच्छा बेस्ट कर देना। और एनालिस्ट क्या होते हैं, ये सिर्फ डेटा फिगर्स देखते हैं खाली। इनका काम होता है डेटा देखना, फिगर्स देखना, लॉजिक देखना, नंबर्स देखना। और फायर बॉल वाले बेटा वो होते हैं जो इतने जोशीले होते हैं ना, जिनको फास्ट फास्ट काम करने की आदत होती है कि फटाफट करो, टास्क को पूरा करो, जोश वाले। ठीक है। चलिए, अंडर कंपनीज एक्ट 2013 विच सेक्शन द सेंट्रल गवर्नमेंट empowered to direct a company at any point of time to rectify its name by an inadvertence it has been registered with name which is identical to or too nearly resembles the name of an existing company whether registered under this act or the previous company law। सिंपल सी भाषा में बताती हूँ, ऐसे कौन सा एक्ट है जो ये आपको ये बताता है कि आप अपना नाम बदलो कंपनी का। क्यों बदले मैम? क्योंकि या तो फिर वो किसी से मिलता जुलता नाम है या आपने किसी का कॉपी कर लिया है। तो ये कौन सा सेक्शन है बताओ जो उनको कहता है अपना नाम चेंज करिए कंपनी का। चलिए, विद इन 20 सेकेंड इसको सॉल्व करिए। इसमें तुक्का नहीं है, आएगा तो आप कर दोगे, नहीं आएगा तो आप 1 मिनट बैठे रहो, कोई फायदा नहीं है। चलिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 6, सेक्शन 16। ठीक है, सेक्शन 16 ये आपको बताता है कि आपको अपना नाम चेंज करने की जरूरत है। ये सेक्शन के स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। सेक्शन 3 से पहले आप 12 तक ले लो। सेक्शन 3 से सेक्शन 12 स्क्रीनशॉट ले लो। 3 बताता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, 4 बताता है एमओए, 5 बताता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, 7 बताता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, 8 बताता है चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, 12 बताता है रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी, 13 आपका बताता है ऑल्टरेशन ऑफ एमओए, 14 आपका बताता है अल्टरेशन ऑफ एओए, 16 आपका बताता है रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। ठीक है, 16 मैंने आपको बता दिया। अब 18, 4, 1 इनके आप स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लेना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट इज विच सोर्स ऑफ फाइनेंस? रिटेन अर्निंग, लीज फाइनेंसिंग, ट्रेड क्रेडिट या फिर फैक्टरिंग। चलिए जल्दी से बताइए, 30 सेकेंड्स आपके स्टार्ट हो रहे हैं अब। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा रिटेन अर्निंग। बेटा, रिटेन अर्निंग वो होती है जो आप शेयर होल्डर को बांटते नहीं हो, अपने पास रखते हो। प्लगिंग बैक का मतलब अपने बचे हुए पैसे को फिर से दोबारा से बिजनेस में इन्वेस्ट करना, उसे बोलते हैं प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट दैट स्टेट्स अ फर्म शुड मेंटेन an optimum balance between debt and equity to minimize the overall cost of capital is associated with net income approach, net operating, traditional mm। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप देख लेना जाकर। अभी आंसर करिए।
ये मैं आपको करा चुकी हूँ, जाके देखो, अप्रोचेस मैंने कराए हुए हैं, जहाँ पे फर्म बोलती है कि आपको एक बैलेंस रखना पड़ेगा कि कितना आपको डेट लेना है, इक्विटी कितनी लेनी है, ताकि ओवरऑल कॉस्ट जो रहे वो कम रहे। इसका राइट आंसर है बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच मैंने आपको बताया था बीच का काम करता है, वो ये बोलती है कि एक हद तक डेट लेना चाहिए। अगर आपने एक ज्यादा डेट ले लिया ना बेटा, तो आपकी कंपनी को नुकसान हो सकता है, आपकी वैल्यू, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ सकती है और आपकी फर्म की वैल्यू कम हो सकती है। चलिए नेक्स्ट है आपका, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेस्ड थ्रू रिटेन अर्निंग इज जनरली इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, लेस देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ डेट, और जीरो। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जब आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेस करते हो, बाहर से आप शेयर्स बेचकर पैसा लाते हो, और खुद का जो रिटेन अर्निंग पैसा होता है उसमें फर्क बताया गया है बस, कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। चलिए इसका राइट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर बी, रिटेन अर्निंग। अपना खुद का पैसा जब आप लगाते हो ना बिजनेस में बेटा, किसी बाहर से मांग के नहीं लेते हो, तो उसकी हमेशा कॉस्ट कम ही होती है। अगर आप बाहर से इक्विटी शेयर्स इशू करोगे तो आपको ना एडवर्टाइजिंग का खर्चा, लीगल फीस, ब्रोकरेज कमीशन, ये सब देना पड़ेगा, जिसको कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। लेकिन जब आप अपना खुद का बचा हुआ पैसा लगाते हो तो उसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं लगता है। ठीक है, इसलिए हमारा फायदा ये रहेगा कि हम रिटेन अर्निंग ही लगाएं, अपना बचा हुआ पैसा ही लगाया जाए, ना कि बाहर से इक्विटी शेयर्स इशू करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अंडर विच मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल द इवेल्युएटर रेट्स द एम्प्लॉय ऑन अ स्केल फ्रॉम एक्सलेंट टू पुअर बेस्ड ऑन सर्टेन ट्रेड्स। आपके ऑप्शन है ग्राफिक, क्रिटिकल इंसिडेंस, एमबीओ, या फिर 360 डिग्री। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ऐसा कौन सा मेथड है परफॉर्मेंस अप्रेजल का जहां पर परफॉर्मेंस दी जाती है पुअर से लेके एक्सलेंट, जैसे आपकी ग्रेड आते हैं ना, A+, B+, एक्सलेंट, गुड, एवरेज, बिलो एवरेज, ऐसे करके। चलिए इसका राइट आंसर है बेटा ग्राफिक रेटिंग स्केल। इसके अंदर आप A++, B+, पुअर, वेरी पुअर, इस तरीके से आप अपने एम्प्लॉयज को रेट करते हो। क्रिटिकल इंसिडेंट का मेथड में ये होता है, या तो सिर्फ बुरा बुरा लिखोगे, या तो सिर्फ एक कोई किसी एक अच्छा काम कर दिया तो आपने अप्रेज कर दिया, या तो एकदम बुरा काम कर दिया तो आपने उसको रेट कर दिया। ठीक है, एमबीओ जो होता है वो टास्क दिए जाते हैं कि भाई किसने अपना टास्क कंप्लीट किया, उस हिसाब से आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल दिया जाता है। और 360 डिग्री वो होता है जब आपके कलीग, आपके सीनियर, आपके जूनियर सब आपको फीडबैक देते हैं, उसको बोलते हैं 360। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट सेलिंग, टेली मार्केटिंग एंड ऑनलाइन शॉपिंग आर एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल? 0, 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल, बताइए। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, मैंने सारे तरीके के क्वेश्चंस रखे हुए हैं यहाँ पे। अब वो तो आपका एग्जामिनर जानता है उसने क्या सोच के पेपर बनाया होगा। चलिए टाइम इज ओवर। इसका राइट आंसर है बेटा जीरो, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट आपसे बात करी जा रही है, यहाँ बीच में कोई नहीं है, डायरेक्ट फेस टू फेस आपसे बात हो रही है, फोन से जरूर हो रही है, ऑनलाइन हो रही है, बीच में कोई नहीं है। 1 लेवल जब होता है, जब आपका सपोज करिए होलसेलर है और ये कस्टमर है, उसके बीच में कोई बंदा आ जाए, रिटेलर, ठीक है, बीच में कोई आ जाए, उसको बोलते हैं 1। 2 लेवल जब आता है जब एक और आ जाए बेटा, ठीक है। 3 लेवल जब आता है जब 3 लोग बीच में आ जाए, तो उसे यहाँ पर बोलते हैं हम लोग 3 लेवल ऑफ चैनल, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का। जितने जितने बीच में लोग जुड़ते जाएंगे उतना उतना यहाँ पे लेवल बढ़ता जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है,
Which of the following describe the task, duties and responsibilities associated with specific job? Job specification, job description, job evaluation, job enrichment, and your time starts now. इनमें से कौन सा है जो आपके टास्क, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बताता है, किसी जॉब के बारे में बता रहा है? इसका जो राइट आंसर है वो बेटा आपका ऑप्शन नंबर बी है, जॉब डिस्क्रिप्शन। जब जॉब के बारे में बताया जाए ना कि आपको ये काम करना है, आपको पैकेजिंग करनी है, ये करना है, फलाना ढिमकाना, जॉब के बारे में अगर कोई बात कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। और जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है आपकी क्वालिटीज, जो वहां पे कैंडिडेट आया है उसकी क्वालिटीज, क्वालिफिकेशन क्या है वो आती है जॉब स्पेसिफिकेशन में, ठीक है। और जॉब एनरिचमेंट का मतलब होता है आपका प्रमोशन, एक तरीके का आपकी जॉब में बढ़ चढ़कर आगे बढ़ना जॉब में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैपिटल बजटिंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड कैलकुलेट द डिस्काउंट रेट एट विच एनपीवी बिकम जीरो। मैं एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, क्वेश्चन ये मैं पूरा करा चुकी हूँ, तो 30 सेकेंड्स में इसको आंसर करूँ। वैसे मैंने सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दिए हैं ना चाहते हुए भी। ये मैं कैपिटल बजटिंग करा चुकी हूँ, वहां चेक करो जाकर। वो कौन सी कैपिटल बजटिंग टेक्निक है जहां पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेट करते हैं जब एनपीवी जीरो हो जाता है। चलिए इसका राइट आंसर है आईआरआर। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वही रेट होता है, वो सेट रेट किया जाता है जहां पर आपका एनपीवी जीरो हो जाए। एनपीवी जीरो कब होता है? ना प्रॉफिट ना लॉस, ठीक है, उस सिचुएशन में। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, द प्रमोशनल टूल दैट इन्वॉल्व्स फेस टू फेस कम्युनिकेशन विद पोटेंशियल बायर फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग सेल्स इज एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग या पब्लिक रिलेशन। बताइए, जहाँ पे फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? चलिए इसका राइट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर सी, पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग वहां होती है जैसे आपके घर में आके सेल्समैन आते हैं ना और आप लोगों को फेस टू फेस बताते हैं, वही चीज है। आई होप ये सेशन आप लोग के लिए यूजफुल रहे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के दीजिएगा, क्वेश्चन में कीवर्ड ढूंढने की कोशिश करिएगा, विद इन टाइम आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। और आई होप आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए और आप क्वालिफाई कर जाए एग्जाम। और चलिए, सेशन अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम।